अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पड़ोसी वाली। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में और एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने की हमारी एक कोशिश थी और हम कहीं ना कहीं उसमें सफल हुए हैं। क्योंकि व्यक्ति विशेष का एक कार्यक्रम हम चलाते हैं, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क की टीम हमेशा ये कोशिश करती है कि ऐसे व्यक्तियों से मिलाना, ऐसे व्यक्तित्व के धनियों से मिलाना जिससे हमारा भी जो एक संकल्प हो वह पूरा हो और लोगों की जो एक मिलने की चाहत है वह भी पूरा हो। इसी क्रम में हमारे साथ आज खास बातचीत के दौरान मौजूद हैं, उनका नाम है मिन्नत गोरखपुरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, खासतौर पर शुक्रिया इस बात का कि आज मेरा जन्मदिन यानी उम्र पैदाइश है और इस मौके को विशेष रूप से आपकी टीम ने जो उपहार दिया है मैं उसके लिए आभारी हूँ और ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि आपकी ये जो टीम है पूरी वो दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे ताकि लोगों तक सच बातें पहुँचे। क्योंकि आजकल के जो हमारे मीडिया के साथी हैं, सभी को नहीं कहता लेकिन हर कोई सच बात कहने की ताकत नहीं रखता है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे अलग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि यह जन्मदिन स्पेशल है और आपके बारे में चूंकि आप व्यक्तित्व के धनी हैं और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक क्रम होता है, एक सिलसिला होता है, उसको बताना हमारी एक कर्तव्य है। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी मिन्नत गोरखपुरी साहब के बारे में बता देता हूँ। आप समाज सेवी हैं, शायर हैं, संचालक हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी हैं आप और आपने समाज सेवा में एक अनूठा काम किया है रक्तदान देकर। लगभग 32 बार के आप डोनर हैं रक्तदान को करके। और भी इसी क्रम में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आप रहे हैं बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी के, आप पूर्व एनएसएस हेड रहे हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी के, आप धराधाम साहित्य रत्न सम्मान पुरस्कृत हुए हैं थाईलैंड के द्वारा 2021 में। स्वर्गीय मनोहर पारिकर सम्मान 2019 में आपने प्राप्त किया। पूर्वांचल यूथ आइकन अवार्ड आपने अपने नाम किया है 2019 में, गोविंदा जी के द्वारा आपको वो प्रशस्ति दी गई थी। आबरू ए गजल ये कुमार बाला बंकवी साहब हैं, उनके द्वारा आपको सम्मान भी मिला है, उनके नाम पे आपको सम्मान मिला है। इसके अलावा आप मौलाना आजाद सोशल वर्कर अवार्ड 2018 इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा आप प्राप्त करता है। बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर अवार्ड बीबीडी यूनिवर्सिटी के आप प्राप्त करता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इनकी एक शख्सियत है, वह है राम कथा में संचालन करने। विवादों से भी घिरे रहे लेकिन अपनी जो इनकी कर्तव्य की पराकाष्ठा है उसको हमेशा से ऊपर रखा है और व्यक्तित्व के धनी हैं मिन्नत गोरखपुरी साहब। सर, इतनी सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, कैसे बैलेंस करके चल लेते हैं? थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मुश्किल इसलिए भी नहीं होता है। आप यकीन जानिए कि मुझे याद है कि मैं जब अपने यहाँ छात्र जीवन की शुरुआत में की थी और मैं अपने यहाँ विश्वविद्यालय में मैं गया तो मेरे यहाँ 20 से 30 हज़ार बच्चा पढ़ा, 4-5 कॉलेज है कैंपस में। तो मेरे अंदर एक बात आई, कुछ ऐसा यूनिक एक क्वालिटी पैदा की जाए कि हमको पूरा यूनिवर्सिटी जाने और टॉप टू बॉटम हर कोई जाने, ताकि वो हमारी इज्जत का मतलब ये है कि सलामी हो, वो बिल्कुल भी नहीं था, ये एक रिस्पेक्ट। और आप यकीन मानिए कि जो पौधा हमने कल लगाया था आज उसका जब फल मिलता है और उन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है तो अनकर्मणीय होता है। मैं आपको बताऊं कि आप जब कभी जाइएगा और आप कहीं पहुंच जाते हैं और 10 लोग ये कह लें कि आपने मेरी ये मदद की है या आप मेरे सीनियर रहे हैं या आपने मेरी इस तरीके से मदद की है या आपसे मैंने ये सीखा है, तो उस वक्त ये लगता है कि मेरा इस दुनिया में आना और मेरा जीवन जो है वो सार्थक हो गया है और मैं कहीं ना कहीं जो मेरा उद्देश्य है वहाँ सफल हो गया।
जब मुझे अपने विश्वविद्यालय में कार्य करने का मौका मिला, उस वक्त लगभग 6-7 साल का सफ़र रहा वहाँ पर। साहित्य भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जो आपने कहा कि कैसे बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस ऐसे करते हैं कि कुछ जगह जो है वो गालियाँ भी सुनने का मौका मिलता है, कुछ जगह लोग पत्थर चलाने के लिए भी तैयार होते हैं, कुछ जगह लोग कहते हैं कि बहुत पैसा भी मिलता है। लेकिन उनको क्या पता, जब वो इसके करीब आए, वही है ना कि बहुत दूर से आप किसी चीज़ को देखिए तो वो सुहाना लगता है, लेकिन जब करीब जाइए तो उसका चेहरा कुछ और होता है। वैसे ही ये चीज़ है, चाहे आप साहित्य की बात करें, वहाँ भी बहुत सारा कंपटीशन है, चाहे आप शायरी और कविता की बात कर रहे हैं, शायरी और कविता का क्षेत्र भी वैसा ही हो, या फिर समाज सेवा की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर में मैं आपसे ये कहूँगा कि अब तो तरह तरह के वैरायटी के समाज सेवी होंगे। मेरे आप जुमलों में, मेरे अल्फाज पे आप गौर कीजिएगा जी, और बहुत सारे उसके उदाहरण आपको मिलेंगे। और मैं बिल्कुल भी किसी पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हो सकता हूँ कि मैं जिन काम को कर रहा हूँ वो समाज की निगाह में अच्छा है, बुरा, मैं इसका आकलन नहीं करता, लेकिन मैं इन कामों को इसलिए करता हूँ कि मेरी आत्मा जो है वो समझ, बस उसका उद्देश्य है। तो बैलेंस करने का, जब आप किसी भी चीज़ में, मैं खासतौर पर लोगों से ये कहूँगा कि जब आप किसी भी चीज़ में आपका लगाव उत्पन्न होता है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, आज के दौर में आप देखते हैं कि माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा ये बन जाए, वो क्यों बने, वो क्यों बने भाई? आप उसको मौका कब दोगे कि वो अपनी मर्जी से बने? वो दुनिया में आया है, उसने आपने आँख खोली है, तो क्या ये आपकी विरासत है कि जो आप चाहोगे वही वो करेगा? अरे उसको स्वतंत्र आराम से सुकून से सांस तो ले लेने दो, लेने के बाद उसको ये कहूँ तेरी जो मर्जी भाई, तू जो चाहे वो कर। जब आप ये एफर्ट देने का मौका देंगे ना, तब यकीन मानिए तो आगे जाएगा। तो इन सब चीज़ों को करने से मुझे मेरी आत्मसंतुष्टि मिलती है, मेरे घर के लोग काफ़ी सहयोग करते हैं, खासतौर पर समाज के लोग भी, बहुत सारे लोग इज्जत देते हैं, दुआएं देते हैं, उन्हीं की दुआओं की बदौलत ये कर पाता हूँ। आप पेशे से इंजीनियर भी हैं और उसके साथ साथ आप राष्ट्रीय प्रवक्ता मानवाधिकार संघ भारत के जुड़े हुए हैं। सर, ये जो महामारी का दौर चल रहा है कोरोना, तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए जिसमें मानहितों की हानि की गई, बहुत सारे ऐसे आंकड़े आए जिनको छुपाने का भी काम किया गया। मानवाधिकार विभाग उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखता है? देखिए, जहाँ तक आपने दो बातें बहुत अहम कही, एक की लेकिन इंजीनियरिंग वो मेरा अपना एक व्यक्तिगत हो, इंजीनियरिंग मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था कि मेरा बच्चा इंजीनियर हो जाए, और सिर्फ इंजीनियर ही ना हो। आपको मैं बताऊँ कि मैं एमटेक हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब मैंने एमटेक किया तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो जो आप इंसेफ्लाइटिस बीमारी देखते हैं, स्क्राइब टाइपस इन्फ्लुएंसिंग राइजिंग फैक्टर, कुशीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, उस पर मैंने काम किया और मुझे वहाँ उस पर मेरी थीसिस है और मैंने वहाँ पे एमटेक किया। तो ये तो हो गया मेरा व्यक्तिगत। जो आपने बात की कि वर्तमान, देखिए स्थितियाँ उत्पन्न ऐसे हो गई हैं कि चीज़ों को कुछ और तरीके से दिखाया जाता है। जहाँ तक बात रही कि डेटा, तो डेटा छुपाने से बड़ा आकलन, अभी 2 दिन पहले मैं टीवी चैनलों को देख रहा था, तो अभी आपके बगल में ही बलिया जिले में राप्ती नदी में या किसी सिद्धार्थ नगर में, किसी शहर का नाम मुझे नहीं आता है, वहाँ पर पीपी किट पहने हुए लोग जो है वो राप्ती में डायरेक्ट जो है वो लाश प्रवाहित कर रहे थे, उसमें डंप कर रहे थे। जबकि आपको पता है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में किसी भी चीज़ को किसी भी नदियों में डंप करना जो है वो कानूनी अपराध है, जुर्म। ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब खुलेआम ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसे भाव स्थिति से हमारा देश लड़ रहा है, तो कहाँ तक ये स्थिति? पर जो आप आकलन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे आकलन के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो डेटा आपको वही मिलेगा ना जो अस्पतालों में जाएंगे, जो अपने घरों में बन रहे हैं उनका डेटा कौन लेगा और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मुझे ये बताइए, उनकी जिम्मेदारी लेने वाला उनके दायित्वों के लिए कोई ना कोई ये हो। जैसे अगर मेरे घर में कोई दिक्कत होगी तो मेरे पिता की इस बात को कहते हैं ना कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, या कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हारती है तो उसका प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, होता है। तो हमारे वहाँ जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो उसमें नाकामियाँ हुई हैं, मैं आपको भी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं तो लखनऊ में कुछ दिन पहले था, कुछ लोगों का सहायता करने का अवसर मिला, तो मैंने लखनऊ की सीएमओ को कि उनका नंबर आ सीएमओ का नंबर आ रहा था। आप मुझे बताइए, मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें सीएमओ साहब के लोग पैर पकड़ रहे हैं कि साहब एक मौका देख लीजिए। तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? कहीं ना कहीं टॉप टू बॉटम सरकार के लोग भी उनको संरक्षण प्रदान किए हुए हैं, तभी उनके अंदर ये शक्ति आ रही है कि वो इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अभी आपने बात कही, मैं जिस शहर में रहता हूँ, जहाँ से आप भी आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, बाबा रोशन अली शाह की धरती है, बाबा मच्छिंदर दास की धरती है। ये इसी गोरखपुर सरजमीन की बात मैं आपको बताऊँ कि गोरखपुर शहर में आप जाइए, एक जगह है भगवतिया मार्केट, जहाँ दवाएं मिलती हैं।
आप जाकर के देखिएगा। मैं आज आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ से मात्र 200 मीटर हमारे गोरखपुर जिले के जिला अधिकारी महोदय का कार्यालय है, 200 मीटर भी नहीं होगा। वहाँ चलिए, अगर आम दिनों में जो दवाएं आपको 20 रुपये में मिलती हैं, वो इस वक्त MRP फाड़ करके 40 से 100 200 पता नहीं कितने गुने में मिल रही है। इसके लिए दायित्व कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेदारी उठाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है, हम तो यही कहेंगे ना कि डेटा आप छुपा रहे हैं। आप कहते हैं, मैं आपको बताऊँ कि अभी हमारे माननीय सांसद हैं गोरखपुर के रवि किशन जी, उन्होंने एक दिन ट्वीट किया था और ट्वीट में लिखा कि हमारे वहाँ गोरखपुर में एक भी पेशेंट नहीं मिला है और नहीं डेथ हुई है, 0। उस पर गोरखपुर के एक निजी चैनल ने बाकायदा वो किया और वो जब शमशान घाट पे जाते हैं तो उन्होंने बहुत सारी लाशों का और उनका जो डेटा रजिस्टर्ड जो होता है उसको भी उन्होंने देखा है, तो उसमें कुछ और अंकित मिला। तो अब हम क्या मानें? या तो वो डेटा झूठ बोलता है या आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों में कोई एक झूठ बोल रहा है ना। अब ये तो जनता को तय करना है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। बिल्कुल, चूंकि मानवाधिकार विभाग के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वे बाकी से बात रखने का आपका अधिकार भी। सर, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि आज का जो ये महामारी का दौर है, उसमें जो ये बरसात का मौसम है, क्या बिजली, सड़कें और जो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या उन तमाम गरीबों के लिए वो अधिकार का विषय नहीं है जिनका हनन अभी किया जाता है? मैं भी आपसे वही बात कह रहा हूँ, मैंने आपसे यही बात कही। अभी मैंने सुना मेरे एक साथी आए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जो ठेला रिक्शा पूछे वाले हैं उनको 1500 या 2000 का महीना दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ, मैं उनको 15,000 का महीना दूंगा। 1500 नहीं, 15,000, 2 जीरो बढ़ा दीजिए और उनको दीजिए और कहिए कि वो 1 महीना अपने घर का पालन पोषण कर लें। अगर वो कर लेंगे तो आम आदमी कर लेगा। आप मुझे एक बात बताइए कि जो आदमी अगल बगल की जगहों से आया है, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर से गोरखपुर, आप जानते हैं कि एक बड़ा जनपद है, लोग आते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए और वो आता है ठेला लगाता है। आप मुझे वो बताइए, जो किराए के घर में रहता है उस घर का कम से कम किराया आप और हम सब जानते हैं 1000 रुपये से कम नहीं होगा, 1000 रुपये से कम नहीं होगा। और क्या ऐसा हुआ है कि इस महामारी में कोई भी ये मकान मालिक कहा कि आप मुझे किराया मत दीजिए, वैसे नहीं किया? ऐसा तो हुआ नहीं है। बहुत सारे मकान मालिक हैं जिन्होंने हेल्प की है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या 100% ऐसा है? तो उन गरीबों से आप पूछिए। दूसरी चीज़ आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे बताऊँ कि उसके घर में 2 बच्चे हैं, उनकी फीस को कहाँ से अदा करेगा? बिजली का बिल आप देखते हैं कि मिनिमम 1000 रुपये से कम बिजली का बिल नहीं आएगा, चाहे कोई भी। तो आप मुझे बताइए, ये छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। आपने कहा हम राशन दे रहे हैं, मैं मानता हूँ भाई आप चावल दाल दे दोगे, आप जो है गेहूँ दे दोगे, आप चीनी दे दोगे, लेकिन भैया मसाले कहाँ से आएंगे? भैया तेल कहाँ से आएगा? जो तेल 80-90 का 100 का लीटर मिलता था, आज की डेट में 180 रुपये 160 रुपये लीटर मिल रहा है। तो आप बताइए कि ये भाग क्यों रहा है? फ्रिक्वेंसी कहाँ से आ रही है? इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति होगा। अगर जिम्मेदारी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है, सरकार डेटा छुपा रही है और सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन व्यवसायियों को संरक्षण प्रदान कर रही है, क्योंकि ये लोग इलेक्शन में डोनेशन देते हैं, ये लोग चंदा देते हैं, इस वजह से ये जैसा चाह रहा है इस पर कोई लगाम नहीं। आप बताइए मुझसे, अगर गलत कह रहा हूँ कि क्या जो रेट है अभी, आप अंडे का एक ट्रे जो 140-150 रुपये मिलता था, आज की डेट में 190 रुपये और 200 रुपये है। गोरखपुर शहर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये वास्तविक बता रहा हूँ जो जमीन पे है। तो आप बताइए इतनी तेजी से रेट कहाँ बढ़ गया? जब पता करते हैं तो पता ये चलता है कि कहीं पे माल नहीं मिल रहा है, कहीं पे डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। मेरा आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए और विचार करने के बाद जो ऐसे लोग हैं जिनको वाकई ज़रूरत है, जो नीडी है, उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि वो अपना जीवन यापन आसानी से और सरलतापूर्वक कर सके। उसकी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जानी चाहिए। अगर सुचारू रूप से आप बनाते हैं तो यकीन जानिए कि जो सरकार ने जो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए, हम उसकी सराहना भी करते हैं। जैसे कि इनका लॉकडाउन है और अभी जो वर्तमान समय में सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई है वो है, लेकिन पहले उसका ग्राउंड पे आप देखिए कितना परसेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितना परसेंट उसको फॉलो किया जा रहा है। अगर वाकई वो चीज़ें हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन अगर कमियां हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी होगी। अगर आप अच्छे कामों को करवाने का हुनर रखते हैं और हक रखते हैं तो गलत होने पर उसकी भी जिम्मेदारी और दायित्व आपको ही लेना होगा। इसके इतर क्षेत्रीय मंच हो चाहे राष्ट्रीय मंच हो, एज अ शायर और एज अ संचालक आपको तमाम देशवासियों से, प्रदेशवासियों से स्नेह और प्यार मिलता रहा है। इस सिस्टम को लेके जितनी चीज़ों को आपने अभी बताया है उस पर कुछ शायराना अंदाज में अगर आपके पास कुछ कुठाराघात करने का अगर आपको एक अवसर है, आप कर सकते हैं। एक शेर है मेरा, मुझे याद आ गया कि
अपने साय से भी डर जाते हैं लोग, अपने साय से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं। अपने साय से भी डर जाते हैं लोग, रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं लोग। इतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत, इतने यहाँ कोरोना से नहीं मरते मिन्नत, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग, जितने यहाँ पर भूख से मर जाते हैं लोग। और जो बात आपने कही कि शायरी लिखिए, ये हमारा जो मुल्क है उसकी एक खुसूसियत क्या है, ये हमारा मुल्क कैसा है, जैसे आप देखते होंगे कि एक बागीचा होता है, बागीचे में कई तरह के फूल होते हैं। वैसे हमारा यह मुल्क है, इस मुल्क में विभिन्न धर्म और जाति के लोग जो रहते हैं वो इस मुल्क को बागीचा बनाते हैं। तो मुझे एक शेर याद आता है कि जो भी है नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, जो भी है नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुझको, अपने दुश्मन से कलेजे से लगा कर देखो, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। और एक शेर और भी याद आता है कि आप कह रहे थे कि ऐसे ही कि क्या होना चाहिए, तो मुझे एक शेर और याद आता है कि जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, है यही गीता में लिखा और कुरान में, दुश्मन के जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए, दुश्मन के जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए। सर इसके अलावा चूंकि मानवाधिकार विभाग में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो मानव के अधिकार के लिए अगर आपके पास कुछ शायरी हो, चूंकि तमाम प्रकरण सामने आ रहे हैं कि ऐसे तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो अपने बंद कमरे में रह के समाज सेवा का ढोल पीट रहे हैं, उनके ऊपर कुछ प्रहार आपके द्वारा। एक शेर है, सुनिएगा कि कालाबाजारी का अभी समय भरपूर है, कालाबाजारी का अभी समय भरपूर है, फायदा भी उठा ले मानवता कोसों दूर, मानवता कोसों दूर है। और एक शेर और याद आ गया कि महामारी के समय में भी कुछ लोग स्वार्थ भाव से, स्वार्थ साधना पे आश्रित हैं, स्वार्थ साधना पे आश्रित हैं। जितना खतरा कोरोना है उससे ज़्यादा खतरा इनसे है, उससे ज़्यादा खतरा इनसे है। और फिर आपने अभी एक बात कही तो मुझे एक शेर याद आ गया कि मेरा देश दो बीमारियों का शिकार है दोस्तों, मेरा देश दो बीमारियों का शिकार है दोस्तों, एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी का हाहाकार है दोस्तों, दूसरी तरफ कालाबाजारी का हाहाकार है दोस्तों। सर समाज सेवा के तौर पे भी आपने तमाम कार्य किए हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी आपने पूरा पूर्वांचल में अपना एक नाम कमाया। समाज सेवा का एक तरीका अभी कोरोना महामारी में देखा जाए तो राशन है, तमाम गरीब ऐसे हैं जिनको भी मूलभूत चीज़ें नहीं प्रदान की जा सकती। इसमें सबसे बढ़िया प्रकरण अगर सामने आता है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन जो युद्ध स्तर पर भारत सरकार कह रहा है कि लगाया जा रहा है, लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहा है। सर उस पर आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मैंने उनके बारे में बहुत गौर से देखा और बहुत तरीके से देखा कि एक चीज़ पाई कि जब पूरी तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, मुझे जहाँ तक मालूम है वो इलाज है, और पूरी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न हिस्सों में उसके लिए एक सेटअप चल रहा था। उसी समय हमारे प्रदेश की सरकार जो है टीका उत्सव मना रही है। उत्सव होता क्या है साहब, ये सोचने का विषय है। महामारी के इस दौर में भी आप अवसर और उत्साह का वो ढूंढ रहे हैं, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम इसको किस तरीके से देखते हैं? जहाँ तक बात आपने कही, मैं आपसे कहता हूँ कि आर्टिफिशियल, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे टेस्ट होते हैं कोरोना के, जिसका नाम मुझे अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है। तो आप बताइए कि अभी शुरुआत में जब लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाना था तो वो जाते थे तो 700 या 900 रुपये कितना पैसा देना होता था, तो उनको एक टेस्ट होता था और बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। अब तो बहुत सारे अस्पतालों में भी आ गया, और जहाँ तक मैंने सुना है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हो रहा है, तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समय जब अभी आप टीके की बात कर रहे हैं, अभी पूरी तरीके से लोग जानते ही नहीं है उसके बारे में, एक समाज का बहुत बड़ा तबका उससे अछूता है जो उसको लगवाने को तैयार नहीं है। सरकार को उसका माइंड सेटअप बनाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप टीका उत्सव मनाना क्या जायज़ है? अगर जायज़ है ठीक, अगर जायज़ नहीं है तो सोचने का मकाम है। सोचने का मकाम इसलिए भी है कि अगर आप सोचेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि जो भी योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, अभी तमाम जगह ऐसी मिल रही है कि वैक्सीनेशन के नाम पर वैक्सीनों को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, तमाम अखबारों की खबर है, तमाम न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जा रहा है। कुछ राज्य जो है उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी कमियां हैं। तो
तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को साथ लेकर के आया जाएगा तभी भला होगा। और वैक्सीनेशन एक अच्छा कदम है। मैं आपकी जो प्रभात साक्षी चैनल है मैं उसकी तरफ से भी और अपनी तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत की तरफ से समस्त भारतवासियों से ये अपील करता हूँ कि जो कोरोना का टीका है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आप सभी जाएं। और इस वक्त तो 18+ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री कर रखा है, तो आप सभी टीका लगवाएं और टीके की डोज जरूर लें। क्योंकि जहाँ पर देखिए ऐसा होता है कि जहाँ पर कुछ उम्मीद नहीं होती है वहाँ पर कुछ उम्मीद जागृत हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहता कि 100% आप वो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यकीनन अगर सरकार की ये पहल है तो मैं फिर इससे यहाँ पर साक्षी प्रभात टीवी की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं लेकिन यह आपके हित में है, हमारे राष्ट्र के हित में है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई मरता है तो वो सरकारों के लिए और हो सकता है कि देश के लिए सिर्फ एक बेटा हो, लेकिन जिसके घर का शराब घुसता है उससे पूछे क्या स्थिति होती है। वो माँ जो होती है वो बेऔलाद हो जाती है, वो बेटा जो होता है वो बेसहारा हो जाता है और वो पत्नी जो होती है वो विधवा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो उससे पहले आपको खुद की सुरक्षा करनी है। खुद की सुरक्षा वो आप ही कर सकते हैं, सरकार कभी नहीं करने आएगी। उसका काम है बता देना और जानना, मानना ना मानना ये हमारे और आपके हित में है और हमारे लिए है। क्योंकि जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और जब आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तभी ये जो है राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। अंतिम में आप शायराना अंदाज में मैं चाहता हूँ कि कुछ सुझाव अगर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन अगर आपके द्वारा दिया जाए शायराना अंदाज में कुछ सुझाव। क्योंकि सुझाव शायराना अंदाज में क्या कहा जाएगा, वही मुझे पहले शेर याद आता है कि शेर नीचे आप बहुत सारे अपनी मुश्किलों में मुझे ला कर डाल दिया। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि दूरी उनकी योजनाएँ उसको पूर्ण रूप से ये देखिए कि 100% उसका आकलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो तमाम बीच में खुरापात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ये तो भारतीय नागरिक होने की हैसियत से मेरा ये जिम्मेदारी पूर्वक एक सवाल है कि अगर हम आपसे सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। अगर हमने आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना अभिभावक चुना है, अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुना है, तो सिर्फ इसलिए चुना है कि हम आपसे सवाल नहीं कर सकते। तो सवाल किए जाने का भी अधिकार हमको होना चाहिए और सवाल के बाद शासन की तरफ से उसका जवाब भी दिया जाए ताकि हम लोगों को ये संतुष्टि मिले कि हम जो पूछते हैं उस पर कहीं ना कहीं शासन गंभीर हो। ये एक अहम बात रही। जो बात आपने पूछी थी कि मैं आज चूँकि जो पैदाइश की जरूरत है उस अवसर पर सिर्फ एक बात कहूँगा समस्त देशवासियों से और लोगों से कि देखिए अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरह आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडरों में लेना पड़ा, अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हो गया और हम उसका निरंतर ऐसे दोहन न किए होते तो शायद ऐसी स्थिति न होती। तो कहीं ना कहीं हमको जो है उस पर ध्यान रखना है और अपनी साथ साथ एक एक पौधा लगाइए और एक पौधे को 1 साल पानी दीजिए। यकीनन ध्यान दें जब आप नहीं होंगे दुनिया में तो बहुत से सारे लोगों को वो फ़ायदा देगा। हो सकता हो कि वो फलदार दरख्त हो जाए, हो सकता हो कि वो ऐसा दरख्त हो जो सायादार हो, जो साया दे। कोई मुसाफिर जा रहा हो, कोई व्यक्ति जा रहा हो और रुक करके और वो इसके नीचे बैठ कर ठंडे को वो आपको दुआ दे। तो ऐसा कुछ काम करिए कि जब आप इस दुनिया से जाइए तो ऊपर वाला भी ये कहे, लोग ये कहें कि व्यक्ति बहुत अच्छा था। और आपने कहा कि ख़त्म करना है तो मुझे एक शेर याद आता है, वही इस प्रदेश सरकार से कहूँगा कि इसी गली में वो बूढ़ा किसान रहता है, इसी गली में वो बूढ़ा किसान रहता है। ये वो ज़मीन है जहाँ आसमान रहता है, ये वो ज़मीन है जहाँ आसमान रहता है। और मैं डर रहा हूँ तेज़ हवाओं से कि ये पेड़ गिर ना पड़े, क्योंकि इसमें चिड़ियों का एक खानदान रहता है, क्योंकि इसमें चिड़ियों का एक खानदान रहता है। और अभी आपने कहा तो शेर मुझे और याद आता है कि कहीं पर गेहूँ और कहीं पर धान की खुशबू है। इनके संचालकों को मेरे दूसरे को शेर बहुत याद रहते हैं, अपने शेर बहुत कम याद रहते हैं। तो जहाँ से याद आ रहा है सुना रहा हूँ कि कहीं पर गेहूँ और कहीं पर धान की खुशबू महकती है, कहीं पर और कहीं पर लोहवान की खुशबू महकती है। हमें तो दुख मरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तन से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है, हमारे तन से हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए इतने साथ बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। इस आखिरी शेर से आपके साथ जुड़ना चाहूँगा, खासतौर पर आपके चैनल का और सुनने वालों का कि पड़े हैं जब के कलम के निशा कागज़ पे, पड़े हैं जब के कलम के निशा कागज़ पे, सिमट के आ गया है सारा जहाँ कागज़ पे। मेरे बाद मुझको समझेंगे ज़माने वाले, छोड़ जाऊँगा अपनी ज़ुबान कागज़ पे। बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़े हुए थे मिन्नत गोरखपुर साहब, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। चूंकि आप दायित्व पे हैं तो आपका बेबाकी से बात रखना एक परम कर्तव्य भी बन जाता है। उन्होंने शासन प्रशासन पे भी कुठाराघात किया है और अपने शायराना अंदाज से लोगों को आगाह करने की कोशिश भी की। हमारा भी एक प्रयास रहता है, चूंकि ये कोरोना महामारी है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, या किसी को भी हो सकती है, तो प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की टीम ने हमेशा से कोशिश की है कि आप लोगों के बीच जाएं, जन जागरूकता को फैलाएं और सतर्क रहने के लिए एक अपील करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची।